अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी करते हैं जो कि यहाँ पर मोटिवेशनल थ्योरी के रिगार्डिंग है। तो एक इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पर मोटिवेशनल थ्योरी है, वो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी को यहाँ पर इन्वेंट किया था। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि ह्यूमन मोटिवेशन और बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल क्यों मोटिवेट होता है, क्यों यहाँ पर जो है वो काम करता है। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर लोगों की कुछ नीड्स होती हैं, फुल ऑफ सीरीज, मतलब कि बहुत सारी नीड्स होती हैं जिनको फुलफिल करने के लिए वो मोटिवेट होके जो है वो काम करते हैं। और ये जो नीड्स हैं इनको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली इस थ्योरी के अंदर इन नीड्स को 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया। वो 5 कैटेगरीज क्या है? तो पहली नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी होती है सेफ्टी नीड, तीसरी होती है सोशल नीड, चौथी होती है स्टीम नीड, और लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी लोअर लेवल की यहाँ पर नीड होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हाई लेवल की यहाँ पर नीड होती है। और अगर इस थ्योरी की माने तो कोई भी पर्सन सबसे पहले लोअर लेवल की जो नीड्स होती है उनको यहाँ पर फुलफिल करता है, और एक हायरार्की में सभी नीड्स को फुलफिल करता है। यानी कि पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा, जैसे ये फुलफिल हो जाएगी वो सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ेगा और उसको फुलफिल करेगा। उसके बाद सोशल नीड्स को यहाँ पर फुलफिल करेगा, उसके बाद स्टीम नीड्स को, और लास्ट में जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को जो है वो फुलफिल करेगा। अब अगर हम समझें कि ये नीड्स बेसिकली है क्या, तो पहली जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये हर पर्सन को यहाँ पर चाहिए ही चाहिए अगर वो सरवाइव करना चाहता है। तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। जैसे उसकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है वो सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ता है। सेफ्टी नीड्स के अंदर हर पर्सन चाहता है कि वो सेफ रहे, एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे, ताकि उसे किसी भी चीज का डर ना हो। साथ के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर चाहता है, ताकि उसे कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी ना हो। ठीक है, और जैसे सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो जाती है वो सोशल नीड्स की तरफ बढ़ता है। सोशल नीड्स के अंदर वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है। देखो कोई भी पर्सन ना सोसाइटी में रहना पसंद करता है, और सोसाइटी में कोई अकेला पर्सन तो रहता नहीं है, वो अपनी फैमिली बनाता है, अपने दोस्त बनाता है। ठीक है, दोस्त वगैरह यहाँ पे जो है वो बनाता है। तो सोशल नीड्स के अंदर बेसिकली वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, चाहे वो रोमांटिक है चाहे वो दोस्ती का है, हर तरह का है ना, अपना परिवार जो है वो बनाता है। उसके बाद है स्टीम नीड। स्टीम नीड के अंदर हर पर्सन अपना एक स्टेटस बनाना चाहता है। स्टेटस इन द सेंस कि सोसाइटी में उसका एक नाम हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, जब वो गली से जा रहे हैं तो लोग खड़े होकर देखो कि क्या आदमी यहाँ पे जो है जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो है अच्छी पहचान हो, ठीक है, रुतबा हो, सिंपल भाषा में। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर जो पर्सन है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ जो है वो अचीव करना चाहता है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब कि कोई पर्सन यहाँ पर आके देखता है कि वो दुनिया में आया ही क्यों। देखो जब इन सभी नीड्स को फुलफिल कर लेता है कोई भी पर्सन, अब वो सोचता है कि मैं, मेरे दुनिया में आने का पर्पस क्या था, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, और उस चीज पे वो ध्यान देना शुरू जो है वो कर सकता है। जैसे अगर किसी को पेंटिंग करना पसंद है तो वो यहाँ पर पेंटिंग करना जो है वो चालू कर सकता है। नीड समझ चुके हो। अब इसके बेस पर, इस केस स्टडी के बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या, which category in Maslow hierarchy of needs includes the need of shelter, food, water और warmth। यानी कि अगर हम बात करें मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी की, तो किस नीड के अंदर हमें शेल्टर, फूड, वाटर और वार्मथ की जरूरत होती है? सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, लव बिलोंगिंगनेस नीड्स, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फिजियोलॉजिकल नीड, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, फिजियोलॉजिकल नीड, हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच नीड इन मैस्लो हायरार्की इन्वॉल्व्स द डिजायर फॉर सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर किस नीड के अंदर एक पर्सन चाहता है कि वो यहाँ पर दुनिया में कुछ अचीव करे, दूसरों से उसे रिस्पेक्ट मिले, साथ के साथ वो अपने आप को कॉम्पिटेंट जो है वो मानना चाहता है कि वो हर काम जो है आसानी से कर सकता है। सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, स्टीम नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे। तो हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा स्टीम नीड, ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टीम नीड के अंदर हर पर्सन कॉम्पिटेंट बनना चाहता है, दूसरे से रिस्पेक्ट चाहता है, किसी भी चीज को अचीव करना चाहता है, चाहे वो कोई स्टेटस हो, वो कोई गाड़ी हो, कोई घर हो, उस चीज को अचीव जो है वो करना चाहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन्वॉल्विंग सेल्फ फुलफिलमेंट, पर्सनल ग्रोथ,
रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल, यानी कि अगर हम मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी की यहाँ पर बात करें, मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी की बात करें, तो किस नीड के अंदर जो पर्सन है वो सेल्फ फुलफिलमेंट में चाहता है, पर्सनल ग्रोथ चाहता है, ठीक है, और अपने फुल पोटेंशियल की और यहाँ पर बढ़ना चाहता है। कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जो वो करने आया था उस चीज को वो करना चाहता है। स्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के रिगार्डिंग। अब देखो ये जो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, इस थ्योरी ने ना एक वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है, एक वर्क प्लेस के अंदर जो कि यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के मोटिवेशन को, जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, उसको दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया। कहने का मतलब क्या है कि हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अंदर दो कैटेगरी के जो फैक्टर्स होते हैं, दो ऐसे कैटेगरी है फैक्टर्स के जो कि एम्प्लॉय के मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग जो है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, hygiene factors are elements in work environment that when absent or inadequate can cause disaffection among employees, and however when they are present and sufficient they do not necessarily lead to high levels of job satisfaction. Instead they prevent dissatisfaction and maintain a baseline of contentment. Which factor is not an example of hygiene factor according to हर्ट्जबर्ग थ्योरी? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है उसने फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है, जिसमें से एक कैटेगरी है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो कि अगर एब्सेंट हो जाते हैं या फिर इनएडुकेट होते हैं तो जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएट होता है, वो डीमोटिवेट जो है वो होते हैं। जैसे एग्जांपल के वर्किंग कंडीशन, अगर आप कहीं काम करने जाते हो और वहां पर जो वर्किंग कंडीशन है वो आपको अच्छी नहीं मिलती है, तो क्या होगा कि आपका मन वहां पर नहीं लगेगा उस जगह पे, और आप उस कंपनी को छोड़कर जाना चाहोगे क्योंकि आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई हो। जॉब सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि अगर ये जो हमारे एलिमेंट्स है यानी कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, अगर वो प्रेजेंट हो और सफिशिएंट हो तो वो किसी मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते, ना ही जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते। कहने का मतलब क्या है कि हाइजीन फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अगर वो प्रेजेंट रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सफिशिएंट भी हो, तो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करते, ना ही जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते, बल्कि वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज जो है वो करते हैं। यानी कि वो एम्प्लॉयज को जॉब से डिससेटिस्फाई जो है वो नहीं होने देते। हालांकि अगर वो एब्सेंट हो, इनएडिक्वेट हो, तो एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि इसमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल है हाइजीन फैक्टर का। पहला देखो क्या है, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज, इंटरपर्सनल रिलेशंस और अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो हाइजीन फैक्टर के अंदर नहीं आता है। बाकी तीन इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर होते हैं। वर्किंग कंडीशन के बारे में आपको बता दिया। अब कंपनी की पॉलिसीज अगर यहाँ पर देखो फेयर ना हो, मतलब कि वो सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट नहीं करती हो, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हो, किसी को ज्यादा प्रिविलेज है, किसी को कुछ भी प्रिविलेज नहीं दी गई है, तो इस केस में वो एम्प्लॉय जिनको किसी भी तरह की प्रिविलेज नहीं मिली हुई है, जिनके साथ अनफेयर किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, अपने जॉब से डिससेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर जो एम्प्लॉयज हैं उसके जो कोलीग्स हैं उनके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तब भी वो अपने जॉब से डिससेटिस्फाई जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोटिवेटेड फैक्टर्स आर फैक्टर्स दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेटर फैक्टर की यहाँ पर बात करें तो मोटिवेटर फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर मोटिवेटर फैक्टर, तो हर्ट्जबर्ग हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अंदर ये हमारा दूसरा फैक्टर है। पहला हाइजीन फैक्टर था, दूसरा फैक्टर क्या है, मोटिवेटर फैक्टर। ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। इसमें से कौन सा हमारा कॉमन मोटिवेटर होता है? पहला देखो क्या है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे मोटिवेटर फैक्टर होते हैं। अचीवमेंट, पहले अगर हम अचीवमेंट फैक्टर की बात करें, जब कोई पर्सन किसी गोल को अचीव करता है तो उसे ना एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, यानी कि उसे फीलिंग आती है कि हाँ मैंने काम कर लिया, जिससे वो मोटिवेट होके जो है दूसरा काम जो है वो करता है, यानी कि उसे पता, एक भरोसा होता है कि वो काम अच्छे तरीके से कर सकता है, किसी भी काम को अगर वो हाथ में लेगा तो उसे कंप्लीट कर सकता है, जिससे वो मोटिवेट होके जो है वो काम करेगा। साथ के साथ अगर उसे कोई भी अचीवमेंट करता है तो लोग उसको रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करते हैं, उसको बताते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जिससे पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, दोनों ही इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। अगर किसी पर्सन को प्रॉपर्ली रिकॉग्निशन दी जाए, जैसे अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसे प्रेज देनी है, उसे एप्रिसिएशन देना है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करने की उसने बहुत अच्छा काम किया, तब भी वो मोटिवेट जो है वो होता है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस काम को पूरा करो, अब कैसे करोगे, कौन से तरीके यूज करोगे, मेथड यूज करोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके मन में ऑनरशिप का भाव आता है कि हाँ मैं भी ऑनर हूं, मतलब कि मेरे भी हाथ में कुछ यहाँ पर पावर्स हैं, जिससे वो मोटिवेट होकर यहाँ पर काम करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दोगे तब भी यहाँ पर जो है मोटिवेट होकर वो काम करेगा। उसके बाद है एडवांसमेंट। अगर आप एडवांसमेंट की मौके दे रहे हो, यानी कि सामने वाले पर्सन को आप बता रहे हो कि अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी हाइक होगी, सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो वो मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये सारे ही हमारे मोटिवेटर फैक्टर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, डॉगलेस मैकगर who proposed two contrasting views of human behavior in the workplace which he called theory X and theory Y। तो अगर हम डॉगलेस मैकगर की यहाँ पर बात करें तो एक वर्क प्लेस के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उसको यहाँ पर दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर दिया। एक हमारे यहाँ पर थ्योरी एक्स, एक हमारे थ्योरी एक्स के कैटेगरी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज आते हैं, और एक हमारे थ्योरी वाई के अंदर आते हैं। और इनका जो बिहेवियर होता है वो टोटली एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसे एक जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका काम में काफी ज्यादा मन लगता है, वो काफी क्रिएटिव होते हैं। एक एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनका काम में मन नहीं लगता, वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। दिस टू थ्योरीज रिप्रेजेंट डिफरेंट assumption and these two theories represent different assumption about how manager perceive and interact with their employees। तो ये जो दो थ्योरीज है, ये जो टू थ्योरीज है, वो यहाँ पर डिफरेंट assumptions प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को, यानी कि वो ये थ्योरीज कहते हैं कि जो मैनेजर है ना उसको अलग तरीके से ये दो तरह के जो एम्प्लॉयज है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, उनके साथ यहाँ पर जो है वो डील करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी एक्स assumption अबाउट एम्प्लॉयज। अगर हम थ्योरी एक्स की बात करें, थ्योरी एक्स की बात करें तो जो थ्योरी एक्स में जो एम्प्लॉयज आते हैं उनके बारे में कौन कौन सी assumptions यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो पहली चीज आपको बता दूं, जो थ्योरी एक्स है उसके अंदर वो एम्प्लॉयज आते हैं, वो एम्प्लॉयज आते हैं जिन्हें काम करना पसंद नहीं होता, वो काफी ज्यादा लेजी होते हैं और क्रिएटिव नहीं होते। तो अगर हम थ्योरी एक्स की assumption मान के चले एम्प्लॉयज के बारे में, क्या है, पहला था एवरेज ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली लेजी बाय नेचर एंड डिजायर टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल। तो जो हमारा एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो लेजी होता है, उसको काम करना पसंद नहीं होता है, और वो कम से कम काम करना पसंद जो है वो करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये assumption बिल्कुल करेक्ट है। ही शी अवॉइड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर टू लेट और डायरेक्टेड बाय सम अदर। ये हमारे जो थ्योरी एक्स के अंदर जो एम्प्लॉयज आते हैं ना, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना पसंद ही नहीं होता। जब उसके ऊपर हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डालते हैं तो वो मना कर देते हैं। ये ज्यादातर पसंद करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी दूसरे पर्सन की हो, वो यहाँ पर उनको डायरेक्शन दे और वो अपना काम जो है वो कर सके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सामने वाला पर्सन अपना देख ले, हमें रिस्क नहीं लेना है। तो ये भी करेक्ट है। ही और शी इज सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। ये जो थ्योरी एक्स के अंदर एम्प्लॉयज आते हैं वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई भी मतलब नहीं होता है। ही और शी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, लैक्स क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये सारी assumption जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो क्या है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई रिप्रेजेंट डिफरेंट assumptions about how manager perceive and interact with their employee। which of these is a feature of management style for theory x। तो देखो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ने क्या बोला था कि जो मैनेजमेंट है उसे दोनों मतलब दो तरह के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अलग अप्रोच यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी उनके साथ इंटरेक्ट करते वक्त।
तो अगर हम यहाँ पर थ्योरी एक्स की बात करें तो थ्योरी एक्स के एम्प्लॉयज के लिए कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल यहाँ पर यूज किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट स्टाइल के फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला देखो क्या है, क्लोज सुपरविजन। जो मैनेजर है ना उन्हें क्लोजली यहाँ पर जो है सुपरवाइज करना है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉय फ्री तो नहीं बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन्हें काम करना पसंद नहीं होता है। तो अगर इन्हें पता लग जाए कि निगरानी रखी जा रही है तो वो डर के मारे तो काम कर ही लेंगे। उसके बाद डिटेल टास्क इंस्ट्रक्शन, तो डिटेल में हमें टास्क इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देनी है कि कौन कौन सा यहाँ पर जो है वो काम करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में जो है वो काम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन थ्रू थ्रेट्स एंड रिवॉर्ड्स, तो हमें थ्रेट्स और रिवॉर्ड्स के थ्रू यहाँ पर मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। यानी कि जैसे अगर कोई पर्सन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहा है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हो तो हम आपको काम से निकाल दें, ठीक है, जिससे वो डर के मारे अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। या फिर अगर टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर रहा है, आप उसे ये भी कह सकते हैं अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया ना तो आपकी सैलरी जो है वो हम बढ़ा देंगे। तो आप रिवॉर्ड भी दे सकते हो, थ्रेट भी दे सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं मैनेजमेंट स्टाइल जो कि थ्योरी एक्स के एम्प्लॉयज के लिए यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरी वाई assumes that most people don't hate working, they can actually enjoy if they have good work environment। It also says that people can be creative and take charge of their work if they feel motivated enough। which of these is the feature of management style for theory y? ठीक है, तो अगर हम थ्योरी वाई की बात करें, जो थ्योरी वाई होते हैं ना वो उनको काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो काम को एज अ खेल के तरीके से जो है वो लेते हैं और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मोस्ट पीपल जो है वो अपने काम को हेट नहीं करते बल्कि उसको इंजॉय करते हैं, उसे पसंद करते हैं। पर कंडीशन क्या है कि अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ ना वो क्रिएटिव होते हैं, वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी लगती है। अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होकर जो है वो काम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल। अगर हम मैनेजमेंट स्टाइल की बात करेंगे जो थ्योरी बाई एम्प्लॉयज है उनके लिए मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा यहाँ पर यूज करना है। पहला, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज। हमें एम्प्लॉयज को एम्पावर करना है। एम्पावर करने का मतलब क्या है कि हमें उन्हें ऑटोनॉमी देनी है, यानी कि इतनी पावर देनी कि वो अपने हिसाब से जो है वो काम कर सके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम सुपरविजन, हमें ज्यादा सुपरविजन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये अपना काम इन्हें पता होता है कि इन्हें क्या करना है और कैसे करना है, तो ये अपना काम मन लगा के करते रहते हैं, सुपरविजन की जरूरत भी नहीं होती है। चैलेंजिंग वर्क, इन लोगों को ना चैलेंजिंग वर्क अगर देखो तो ये ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे कि हाँ इतना मुश्किल काम है, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो और मोटिवेट होकर काम करेंगे। सपोर्टिंग लीडरशिप, थोड़ा यहाँ पर सपोर्टिव आपको बनना है, देखिए एज अ लीडर आपको उसका हाथ पकड़ना है और जहां जहां पे उनको जरूरत पड़े तो उनको सपोर्ट भी करना है, कोचिंग के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन डी। ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं मैनेजमेंट स्टाइल जो कि वाई एम्प्लॉयज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्प्लॉय डेवलपमेंट refers to a strategic process aimed at enhancing skills, knowledge, abilities, overall capabilities of organization workforce। The primary purpose of employee development is। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज को डेवलप करते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो हमारा जो प्राइमरी पर्पस होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट का वो क्या होता है, पहला तो इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना कैसे, तो उनकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज को जब हम इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन देखो जब हम नई नई स्किल सिखाते हैं ना एम्प्लॉयज को तो अब वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और जब वो अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, तो उनको अपने काम में मजा बहुत आता है, जिससे वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं अपने जॉब से। साथ ही साथ करियर ग्रोथ, जब आप स्किल्स, नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनके पास, हमारे जो एम्प्लॉयज उनके पास नई स्किल्स आती हैं जिससे उनकी जो है करियर ग्रोथ भी होती है। तो ये सारे के सारे प्राइमरी पर्पस होते हैं हमारे एम्प्लॉय डेवलपमेंट के। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेनिंग इन्वॉल्व स्ट्रक्चर प्रोग्राम और कोर्सेस इम्पार्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। It often takes place in a formal classroom setting or through online modules or is typically led by instructor। Objective of training include, देखो ट्रेनिंग क्या है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट का एक मेथड है। ट्रेनिंग के जरिए इसको आप एक टेक्निक भी, ट्रेनिंग के जरिए हम क्या करते हैं, हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नई नई स्किल्स के बारे में जो है बताते हैं और उसको नई स्किल्स जो है वो सिखाते भी हैं। तो ट्रेनिंग क्या एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है या फिर कोर्स होता है जिसके अंदर नॉलेज और स्किल जो है वो हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको जो है वो प्रोवाइड की जाती है।
जो ट्रेनिंग होती है वो ऑफन एक फॉर्मल क्लासरूम के अंदर जो है ली जाती है, मतलब कि जैसे कोई वर्कशॉप हो गया, आप क्लासरूम में गए, वहां पर आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो सारी चीजें जो है वो बता रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, आपकी स्किल्स भी इंप्रूव जो है वो कर रहा है, या फिर ऑनलाइन मॉड्यूल्स के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू भी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारा जो ट्रेनिंग है उसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहले देखो क्या है, इनहांसिंग एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस। तो एम्प्लॉय की जो कॉम्पिटेंस है वो इंक्रीज करनी। देखो जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना एम्प्लॉयज को, तो उनकी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज इंक्रीज होती है, जिससे वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, अपने काम को करने के लिए लायक हो जाते हैं और वो अपना काम आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद फैसिलिटेटिंग न्यू एम्प्लॉय इंडक्शन। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आया है तो अभी उसको इतना काम के बारे में पता नहीं है, तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो नेसेसरी स्किल्स है, नॉलेज है, वो उसको हम प्रोवाइड कर सके, ताकि वो कंपनी के कल्चर में खुद को अडेप्ट कर पाए, अपना काम भी कर पाए। उसके बाद है सपोर्टिंग एम्प्लॉय ग्रोथ। एम्प्लॉय की जो ग्रोथ है उनको सपोर्ट करना। ठीक है, कैसे होगा? तो अगर आप स्किल्स सिखाओगे, नई नई नॉलेज प्रोवाइड करोगे, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय की जो ग्रोथ होगी वो आपको काफी देखने को मिलेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रेनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, प्रिंसिपल्स गवर्निंग ट्रेनिंग फंक्शन इन बैंक्स इंक्लूड। देखो बैंकों के अंदर भी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाते हैं, इसके कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं जब भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पहला, मोटिवेटिंग ट्रेनिंग स्ट्रेटजी। हमारी जो ट्रेनिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे नई नई चीजों को सीखने में, नई नई स्किल्स को एक्वायर करने में। इस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाओ कि एम्प्लॉयज बोरियत ना फील करे, बोरिंग ना फील करे, वो मोटिवेट होकर यहाँ पर चीजों को सीखे। तो बिल्कुल ये प्रिंसिपल होता है। उसके बाद पर्पस एंड नीड भी। देखो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए और जरूरत के हिसाब से हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना है। यानी कि अगर एम्प्लॉय को मान के चलो कोई स्किल सीखनी है, तो उस स्किल को सिखाने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बनाए। ऐसा ना हो कि हम कोई स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद है बेस्ड ऑन लर्निंग प्रिंसिपल। लर्निंग, देखो हमारे जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे अडल्ट लर्निंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है कि जो अडल्ट होते हैं ना, उनके अंदर से ही मोटिवेशन आता है चीजों को सीखने का, और वो अपने हिसाब से यहाँ पर सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, यानी कि हमें उनके जो अडल्ट हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको उनके तरीके से जो है सिखाने की कोशिश करनी है। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल काम जो है वो करवाना है और प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सिखाना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्टनेस। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग फंक्शन के साथ जो है वो रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ one to one process where an experienced individual coach guides and supports another person in achieving personal professional goals, often providing feedback and guidance। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल, जैसे मान के चलो एक्सपेरियंस कंपनी है, इसका एक मैनेजर है, वो अपने जूनियर मैनेजर को, अपने यहाँ पर जूनियर मैनेजर को गाइड कर रहा है कि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कैसे जो है वो कर रहा है। यानी कि वन टू वन बेसिस पे मैनेजर ने बुलाया अपने कैबिन में जूनियर मैनेजर को और उसको गाइडेंस दे रहा है कि वो अपना काम सही तरीके से कैसे जो है वो कर सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, टैलेंट एक्विजिशन, या फिर कोचिंग, या फिर जॉब रोटेशन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोचिंग इज अ करेक्ट आंसर। कोचिंग के अंदर जो पर्सन यहाँ पर गाइडेंस दे रहा होता है उसे हम कोच कहेंगे। ठीक है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम हो, उसका कोई ना कोई यहाँ पर कोच होता है। ठीक है, वो अपने सभी टीम जो प्लेयर्स होते हैं उनको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, और जिनको गाइडेंस मिल रही होती है उसे हम कोच ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जॉब रोटेशन इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉयज थ्रू डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रोडन देयर एक्सपीरियंस स्किल्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो जॉब रोटेशन के अंदर हम एक एम्प्लॉय को बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है, डिपार्टमेंट में जो है वो मूव करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर एम्प्लॉय है, पहले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे काम को सीखा, स्किल्स को एक्वायर किया। उसके बाद हमने उसे सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर वो वहां पर सेल्स डिपार्टमेंट में जितनी भी नॉलेज स्किल्स हैं उनको एक्वायर किया। फिर उसके बाद हमने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है भेज दिया। तो इसको हम जॉब रोटेशन जो है वो कहते हैं। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और जब हम जॉब रोटेशन करते हैं तो सामने वाला जो पर्सन होता है वो बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो लेता है, यानी कि वो जॉब को परफॉर्म करता है और चीजों को सीखता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन सी,
यानी कि अगर हम जॉब रोटेशन की बात करें तो वहां पर जो हमारा एम्प्लॉय है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेता है, जहां पर वो चीजों को करके सीखता है। चीजों को, एक होता है कि आपने किताब को रट लिया, वो अलग बात हो गई। एक आपने चीज को करके देखा, उसके बाद आपने चीज सीखी। जैसे आपने किताब में पढ़ लिया कि ड्राइविंग कैसे करनी है, ठीक है, क्या आप उससे कार चलाओगे? नहीं चलाओगे। आपको कार चला के प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। तो जॉब रोटेशन के अंदर जो पर्सन होता है वो चीजों को करके सीखता है, नई नई स्किल्स को एक्वायर करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ कंट्रोल्ड often artificial environment or scenario that mimics a real life situation. It allows individual to practice develop their skills without real world consequences. ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है कि अगर हम मान के चलो रियल वर्ल्ड के अंदर चीजों को करके सीखते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन है, वो उसको मशीन ए पे जो है वो काम करना है, ओके, और वो मशीन को चला रहा है, फिर सीख रहा है कि मशीन में कैसे यहाँ पर वो प्रोडक्शन जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि इससे भी चोट हो सकती है, मशीन को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसको अभी मशीन चलाना आता नहीं। तो हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल यहाँ पर सिचुएशन बनाया, एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बनाया, जहां पर सेम मशीन के जैसे, मतलब कि ये रियल मशीन है, इसका एक आर्टिफिशियल वर्जन हमने क्रिएट किया, और इससे हम इसको सिखा रहे हैं कि ये मशीन कैसे यहाँ पर ऑपरेट जो है वो की सकती है। यानी कि हमने एक डमी सी मशीन यहाँ पर जो है बना ली। ठीक है, उसके सारे पार्ट सेम थे, मतलब एक्चुअल में मशीन नहीं थी, और हमने बताया कि इस हैंडल को आप ऐसे मूव करोगे तो ये काम करेगा, इस पार्ट को ऐसे आपको यूज करना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है सिमुलेशन ट्रेनिंग। ये हमारा कहलाता है सिमुलेशन ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप रियल वर्ल्ड की, एक रियल वर्ल्ड की कॉपी बनाते हो, और वो जो पर्सन होता है वो उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के अंदर चीजों को जो है वो सीखता है, ताकि रियल वर्ल्ड में जाकर वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सिमुलेशन ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो ओवर होता है। तो हमने एम्प्लॉय मोटिवेशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।